आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑर्गेन्स को उनके फीचर और सिमिलरिटी के बेस पे अलग अलग ग्रुप में बांटना। इससे कि आप समझ में आता है, इससे समझ में मदद मिलती है कि कौन सा ऑर्गन एक जैसा है, कौन सा अलग है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? सबसे पहले क्लासिफिकेशन का आइडिया दिया था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था। कौन थे? एरिस्टोटल। 2400 साल पहले की बात है। उन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी, हिस्टोरिया एनिमिलियम, जिसका मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ एनिमल, जिसमें उन्होंने एनिमल के नेचर और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में लिखा था। उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम सिंपल था। उन्होंने सिर्फ ऑर्गेन्स के आउटर फीचर या फिजिकल अपीयरेंस को देख के क्लासीफाई किया था। इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट। जब केवल हम फिजिकल अपीयरेंस को कंसीडर में लेते हैं, वो मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट होते हैं। उन्होंने डिवाइड किया था प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक होता हर्ब, छोटी घास होती है जिनके स्टेम बहुत सॉफ्ट होते हैं या होते ही नहीं है। श्रब, थोड़े बड़े और ब्रांचिंग प्लांट होते हैं और श्रब हो गए। और ट्री, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो ट्री हो गए, जैसे नीम हुआ, मैंगो हुआ। ठीक है। एनिमल को क्लासीफाई उन्होंने ब्लड की प्रेजेंस के बेस पे किया था। इनेमिया, जिनके पास ब्लड होता है वो हो गया हमारा इनेमिया, और जिनके पास ब्लड नहीं होता वो हो गया अनीमिया। ठीक है। लेकिन उस समय माइक्रोस्कोप तो था नहीं, इसलिए उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ना ही डीएनए, आरएनए या जीन के बारे में कुछ पता था। इसलिए उन्हें क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो थोड़ा इनकम्प्लीट था। ठीक है। वही मैंने यहाँ स्केल में दिया है। बेसिकली प्लांट को हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज में डिवाइड किया है। एनिमल को उन्होंने ब्लड की बेसिस पे डिवाइड किया है, इनेमिया, अनीमिया में। और एक्चुअली उन्होंने हैबिटाट की बेसिस पे, कहाँ रहते हैं उस बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया था। टेरेस्ट्रियल, जो ज़मीन पे रहते हैं वो हो गए टेरेस्ट्रियल। फ्लाइंग, जो उड़ते हैं वो फ्लाइंग हो गए। एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं। ठीक है। और इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कंसीडर करते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी कंसीडर करते हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में जगदीश चंद्र बोस जो हैं हमारे, वो इंडियन बायोलॉजी के फादर माने जाते हैं। उन्होंने प्लांट के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च किया था, जैसे प्लांट मूवमेंट हुआ और ये प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलाई से, ये सब उन्होंने डिस्कवर किया था। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑलराइट, अब हम थोड़ा सा आगे जाने से पहले थोड़ा ग्रेड सिस्टम समझ लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे ग्रेड सिस्टम है, लेकिन जो आपको मेन याद रखने हैं वो आर्टिफिशियल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है? आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है, ये सिस्टम सिर्फ 1 या 2 विजिबल कैरेक्टर के बेस पर क्लासीफाई करता है, जैसे फ्लावर का कलर या लीफ का शेप। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर नहीं करता। जो उनको प्रपोज किया था, जो सबसे पहले उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम प्रपोज किया था, वो थियोफेट्रस थे। एक्चुअली अगर हम कोई क्वेश्चन है तो एरिस्टोटल का भी एक आर्टिफिशियल ही सिस्टम है, लेकिन सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम की बात जो की थी वो थियोफेट्रस ने की थी, जो एरिस्टोटल के बाद आए थे। और जो लीनियस हैं जो हमारे, उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया था। लीनियस कौन है हम बताएंगे आगे। फिर दूसरा है आपका नेचुरल सिस्टम। ये सिस्टम ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक को देखकर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करता है, जैसे नेचर का रिलेशनशिप समझते हैं, नेचुरल रिलेशनशिप समझने की बात करता है। और मॉर्फोलॉजी, जो आउटर कैरेक्टरिस्टिक है, उसके अलावा एनाटॉमी को भी ये कंसीडर में लेता है। इसको देने वाले थे बेंथम एंड हुकर। ऑलराइट, ये याद रखना है। और नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक में जेनेटिक वर्ड है, जेनेटिक में जीन्स, जो डीएनए की बात कर रहे हैं। तो ये सिस्टम इवोल्यूशन और जेनेटिक रिलेशनशिप के बेस पर क्लासीफाई करता है, मतलब ऑर्गेनिज्म का कॉमन एंसेस्टर देखा जाता है। ठीक है। इसको दिया था एग्लर प्रेंटल ने, और एचलर ने भी इसको सजेस्ट किया था या सपोर्ट किया था। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। बस आपको इसके बारे में इतना ही जानना है। अब आपको बस ये याद रखना है कि कौन से साइंटिस्ट आर्टिफिशियल सिस्टम के थे, कौन से थे नेचुरल सिस्टम के, और कौन से फाइलोजेनेटिक सिस्टम को सपोर्ट करते थे। ओके, नेक्स्ट पे जाएंगे थियोफेट्रस। अब ये थियोफेट्रस हमारे आर्टिफिशियल सिस्टम को सपोर्ट करते थे, मतलब केवल मॉर्फोलॉजी की बात की थी उन्होंने। तो सबसे पहले थियोफेट्रस ने क्लासिफिकेशन शब्द दिया था, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करने के आइडिया सबसे पहले इन्होंने दिया था। इन्होंने प्लांट को क्लासीफाई किया तो उनके हैबिटाट और टेक्सचर के बेसिस पे। हैबिटाट में जैसे वो कैसे ग्रो करते हैं उसके बेसिस पे, एक्चुअली नॉट हैबिटाट, हैबिट के बेसिस पे, मतलब वो कैसे ग्रो करते हैं उस बेसिस पे। ठीक है। उन्होंने प्लांट को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक हो गया हर्ब्स, जो सबसे छोटी, जो मैंने बताया, जिसकी बहुत सॉफ्ट स्टेम होती है या होती नहीं है। और अंडर श्रब्स और श्रब्स एंड ट्री। तो श्रब्स और ट्रीज तो पहले ही हैं, उन्होंने एक अंडर श्रब इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर स्टेम होती नहीं है या बहुत सॉफ्ट होती है, वो हो गए हमारे हर्ब्स में। ठीक है। और जिनमें होती है स्टेम, वो 2 कैटेगरी पर डिवाइड हो गए, वो फिर से डिवाइड हो गए कि स्टेम जो है हमारी
वो मल्टीपल स्टेम पाई जाती है या केवल एक सिंगल स्टेम पाई जाती है। अगर जिसमें मल्टीपल स्टेम पाई जाती है वो अंडर शब्द हो गए, ठीक है, जिसमें बहुत सारी स्टेम्स पाई जाती हैं, और एक स्टेम पाई जाती है वो शब्द हो गया। अब स्टेम्स के ऊपर भी ब्रांचिंग होती है, ठीक है, टहनियाँ लगती हैं स्टेम के ऊपर, तो वो ब्रांचिंग जो टहनियाँ वो ज़मीन के कितने पास है, अगर वो ज़मीन के बहुत पास हैं वो हो गए शब्द, और ज़मीन के बहुत ऊपर हैं वो हो गए हमारे ट्रीज़, ठीक है। उनका ट्रीज़ का क्या होता है, एक मेन ट्रंक होता है, उसके ऊपर ब्रांचेज लगी होती हैं जो ज़मीन से थोड़ा दूर होती हैं। तो ऐसे उन्होंने 4 टाइप में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से थे, एक था हमारा हर्ब्स, एक था अंडरशफ, फिर श्रब्स और फिर ट्रीज़। ये सब इन्होंने कहाँ डिस्क्राइब किया था, ये उन्होंने किताब लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरियम। ये किताब के नाम को याद रखना है, इंक्वायरी ऑफ प्लांट कहते हैं इंग्लिश में। इस बुक में उन्होंने 550 स्पीसीज़ के नाम और डिस्क्रिप्शन दिए थे, 550 स्पीसीज़, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने और क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था, उन्होंने मोनोकोटिलेडोन या डाइकोटिलेडोन, जो कोटिलेडोन होती है सिंगल कोटिलेडोन है या 2 कोटिलेडोन है, इस बेस पे भी उन्होंने डिवाइड किया था। सबसे पहले डिस्क्राइब इन्फ्लोरेसेंस है, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस, जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है वो सबसे पहले इन्हीं ने बताया था। और जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है कि पेटल का स्ट्रक्चर है, पॉलीपेटलस है या गेमोपेटलस है, ओवरी की पोजीशन क्या है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, ये सब भी सबसे पहले इन्हीं ने बताया था। ओके, इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है और फादर ऑफ प्लांट एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि आया कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो आपको याद रखना है थियोफेट्रस है। इंडिया के कंटेक्स्ट में फादर ऑफ बॉटनी को विलियम रॉक्सबर्ग को कहा जाता है। इंडियन फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कौन है, विलियम रॉक्सबर्ग। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्लस लिनियस के बारे में, जिन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया था, सॉरी 2 किंगडम सिस्टम दिया था। लिनियस ने पहली बार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम टर्म का यूज़ किया था। जैसे किंगडम फाइलम वगैरह होता है, उसमें सबसे पहले किंगडम जो यूज़ किया था उन्होंने यूज़ किया था। उन्होंने सभी ऑर्गन्स को 2 किंगडम में डिवाइड किया था, रेगनम वेजिटेबल जिसको प्लांट किंगडम कह जाते हैं, और रेगनम एनिमिलिया जिसको एनिमल किंगडम कहा जाता है। उन्होंने किस बेसिस पर डिवाइड किया था, उन्होंने प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर उन्होंने डिवाइड किया था। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इसमें बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सबको इंक्लूड किया था। ओके, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसमें उन्होंने लिया था प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, एनालीड, अर्थोपोडा, कॉर्डेट्स को इंक्लूड किया था। लिनियस ने का जो वर्क है सिस्टम नेचुरा और स्पीसीज प्लांटेरम, उसमें उनकी किताब का नाम है सिस्टम नेचुरा और स्पीसीज प्लांटेरम। उसने इनने 7,700 प्लांट्स और 4,400 एनिमल को डिस्क्राइब किया था। ओके, राइट। नेक्स्ट उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है और फादर ऑफ बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है। बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म के 2 नाम होंगे, एक होगा उसका जीनस और दूसरा कौन सा होगा, उसकी स्पीसीज का नाम। ये सबसे पहले किसने दिया था, इन्हीं ने प्रपोज किया था। वो इतने डेडिकेटेड थे कि उनका खुद का एक्चुअली नाम था, वो 3 वर्ड का था, एक्चुअली उनका एक मिडिल नेम भी था, तो उन्होंने अपना वो हटा दिया और अपना 2 वर्ड का नाम खुद रख लिया, कार्लस लिनियस। ओके, और अगर फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी पूछा जाए तो आप हरमेज सेंतपू की बात करना, क्योंकि एक्चुअली ये है तो स्पेनिश नाम है, लेकिन इन्होंने इंडियन टैक्सोनॉमी पे किया था, तो इनको फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। और तो मुझे लगता है इस पे क्वेश्चन आता है फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी पे। एनीवेज, तो उन्होंने जो 2 किंगडम सिस्टम दिया था उसका डिमेरिट्स क्या थे, मतलब कि उसका ड्रॉबैक्स क्या थे। तो उन्होंने जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हैं ऑर्गेनिज्म उनको मिक्स कर दिया था, जो लाइकेन और माइक्रोप्लाज्मा को वो गलत प्लेस कर दिया था। जैसे कि आपको तो माइक्रोप्लाज्मा को इन्होंने प्लांट में रख दिया था। अब माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है बता दूं अगर आपको पता ना हो, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म में से एक है, ठीक है। इसी का जो एक कैटेगरी है उसमें PPLO, वो सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जाता है। इनका साइज़ क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर के माइक्रोमीटर के बराबर, ठीक है। और इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, इनमें कोई सेल वॉल नहीं होती, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है। इतना बस आप जान लीजिए, फिर बाद में मैं कभी बताऊंगी इसके बारे में डिटेल में। तो ये इनमें क्या चीज़ नहीं होती, इनमें सेल वॉल नहीं होती। तो मैंने क्या बताया, इनमें सेल वॉल नहीं होती, नो सेल वॉल माइक्रोप्लाज्मा में, राइट। और इन्होंने कहाँ प्लेस किया था लिनियस ने इसको, प्लांटे में, जिसमें सेल वॉल होती है। तो मतलब वो अपने अगेंस्ट खुद चले गए, उन्होंने कहा प्लांटे में वो रखेंगे जिसमें सेल वॉल नहीं होती, और उन्होंने माइक्रोप्लाज्मा को वहीं प्लेस कर दिया जिसमें सेल वॉल नहीं होती, और प्लांटे में वो रखना चाहिए जिसमें सेल वॉल होती है। और उन्होंने माइक्रोप्लाज्मा कहाँ प्लेस कर दिया, जिसमें सेल वॉल होती है, बल्कि माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। उसके अलावा और क्या गलती की उन्होंने, लाइकेन को इसमें प्लेस कर दिया। अब लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब एल्गी और फंगाई साथ में मिलकर काम करते हैं और जो ऑर्गेनिज्म जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसको लाइकेन कहते हैं। एक्चुअली वो अलग कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता, वो 2 ऑर्गेनिज्म का एक झुंड होता है। तो फंगस और एल्गी तो उन्होंने पहले रख ही दिया था, फिर साथ में फिर से लाइकेन रख दिया, तो इनके कुछ ये ड्रॉबैक्स थे। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे
थ्री किंगडम सिस्टम के बारे में, जो कि दिया था अर्नेस्ट हकल ने। तो 1866 में जर्मन साइंटिस्ट जो थे अर्नेस्ट हकल ने पहली बार लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था थ्री किंगडम सिस्टम में। उस समय तक सिर्फ दो किंगडम थे, प्लांटिया और एनिमेलिया। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हुए, यूग्लिना हुए, कोरेला हुए को ना तो प्लांट कहा जा सकता था ना ही एनिमल। तो हकल ने उनके लिए प्रोटिस्टा नाम का थ्री किंगडम इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला कि जितनी भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, प्रोटिस्टा में कौन कौन से आए? यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल है, एंड यूकैरियोटिक यानी जिसमें न्यूक्लियस होता है लेकिन एक ही सेल होता है। उन्होंने प्रोटोजोआ में रखे, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इग्लिना हो गया, क्लोरा हो गया, डायटम्स हो गया। उस समय तक माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म का इतना नॉलेज नहीं था, इसलिए बैक्टीरिया और फंगाई को गलत से प्लांटी में ही रख दिया था उन्होंने। ये कुछ उनके डीमेरिट थे। ये सिस्टम आज के कंपैरिजन में इनकम्प्लीट था, लेकिन अपने टाइम में एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था। और इसके अलावा उन्होंने क्या क्या दिया था बेटा? उन्होंने इकोलॉजी टर्म जो कॉइन किया था, लेकिन कहा जाता है कि रेडनार ने भी इसको डिस्क्राइब किया था। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है एक टर्म किसने कॉइन किया, तो अर्नेस्ट हकल भी आ सकता है कभी ऑप्शन में, रेडनार भी आ सकता है, लेकिन कभी दोनों एक साथ नहीं आएंगे। यूज़ किया था तो वर्ड इकोलॉजी सबसे पहले हकल ने, लेकिन इसको इकोलॉजी को डिस्क्राइब रेडनार ने किया था। इसके अलावा अर्नेस्ट हकल ने फाइलोजेनी को समझाया था, किसी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हिस्ट्री को फाइलोजेनी कहते हैं, वो टर्म ने दिया था। और ऑन्टोजनी एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइज एग्स टू एडल्ट तक बनने की वो होती है स्टडी, उसको ऑन्टोजनी कहते हैं, वो भी सबसे पहले टर्म उन्होंने दिया था अर्नेस्ट हकल ने। ठीक है, तो अर्नेस्ट हकल का एक सिस्टम नेचुरल क्लासिफिकेशन था। उन्होंने माइक्रोस्कोप यूकैरियोटिक के लिए प्रोटिस्टा नाम का किंगडम दिया था, लेकिन अभी भी प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया और फंगाई है उनको प्रॉपर प्लेस नहीं किया जा सकता था, इसलिए हमें एक और सिस्टम की ज़रूरत थी। ओके, फिर आया 1938 में कोपलैंड। हम कोपलैंड HF कोपलैंड की बात करेंगे, जिन्होंने क्लासिफिकेशन अपडेट किया और दो नहीं बल्कि 4 किंगडम बनाए। उन्होंने मतलब एक और उन्होंने ऐड किया, मोनेरा ऐड किया उसमें। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 4 ग्रुप में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटियो, एनिमेलिया। मोनेरा में क्या रखे? उन्होंने प्रोकैरियोटिक को अलग कर दिया। अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक को मिक्स कर रहे थे सभी उसके साथ, कभी हम प्रोटिस्टा नहीं प्लांट में रख रहे थे, कभी एनिमल में रख रहे थे। तो अब उन्होंने प्रोकैरियोटिक बिल्कुल ही अलग कर दिया। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, वो उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया मोनेरा में। ठीक है, प्रोटिस्टा में तो वही हो गया यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, जो मैंने बताया आपको, यूकैरियोटिक हो गए कौन से वाले? यूनिसेलुलर, जिसमें सिंगल सेल है लेकिन न्यूक्लियस पाया जाता है, अमीबा, पैरामीशियम हो गया इसमें। प्लांटी में उन्होंने क्या रखे? फर्न्स, एल्गी हो गए, और एनिमल अपने हो गए। तो बेसिक उन्होंने कहा इसका ड्रॉबैक क्या था? बाकी सब तो उनका सब कुछ सही जा रहा था। बेसिकली उन्होंने प्लांटी में कौन रख दिया? फंगस को रख दिया, फंगस को प्लांटी में रख दिया। अब फंगस में क्या है? अब फंगस में क्या है? फंगस में हमारा देखो, प्लांटी क्या है? ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, और फंगस क्या होते हैं? हेटरोफ होते हैं, स्पेसी सेप्रोफिटिक, जो डेड एंड डिके पे हमारा ग्रो करते हैं, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, ये खुद खाना नहीं बनाते। तो ये भी दोनों सेम हो गए, इसीलिए इस सेम में रख दिया, इसलिए ये भी इनका एक डीमेरिट हो गया, जैसे फंगस को सही जगह प्लेस नहीं किया था। तो क्वेश्चन आया कि 4 किंगडम सिस्टम में आया भी, आई थिंक क्वेश्चन, 4 किंगडम सिस्टम में फंगस किस किंगडम में बिलोंग करती है? तो 4 किंगडम सिस्टम में फंगस को हमने प्लांटी में रखा था, किसने? कोपलैंड ने। ओके, ये आपको याद रखना है, कोपलैंड ने फंगस को अलग किंगडम नहीं दिया, उसे प्लांटी में रखा, जो कि इनकरेक्ट था, इसलिए इसको भी अप्रूव नहीं किया गया था। ओके, फिर आया हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो पढ़ते हैं। अब हमारा आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि 1968 में विटेकर ने इंट्रोड्यूस किया था। ये भी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। उन्होंने विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में। उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए कोई इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज़ किए थे, कई इंपॉर्टेंट है जिसको आप याद रख सकते हैं। जैसे कि मैं याद रखती थी MPRCB, मतलब मध्य प्रदेश में RCB के सपोर्टर हैं। तो M फॉर हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, P फॉर हो गया हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और R हो गया हमारा रिप्रोडक्शन, C हो गया सेल टाइप, और B हो गया हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या सेल ऑर्गेनाइजेशन भी कभी कभी कह के आ सकता है। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं MPRCB से, मैंने ऐसे याद किया था। तो सबसे पहले फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो मैंने बताया आपको, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप या फिर जीन्स के साथ जो उन्होंने देखा था, सबसे पहले इन्हीं ने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इसके बाद भी हम इनको नेचुरल क्यों कहते हैं, इसको फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्यों नहीं कहते? बेसिकली क्योंकि इनका जो फाइलोजेनेटिक कंसीडर करने के लिए उसको क्या होना चाहिए, इनका जो फाइलोजेनी होना चाहिए वो सेंटर होना चाहिए। बल्कि उन्होंने इवोल्यूशन को कंसीडर किया था, लेकिन ज़्यादा नहीं उसको इन्वॉल्व किया था, उन्होंने बाकी क्राइटेरिया पे ज़्यादा ध्यान दिया था। ओके, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन आता है विटले का किस लिए जाना जाता है, उन्होंने एक्चुअली अल्फा बीटा जो डाइवर्सिटी है ये भी सबसे पहले इन्हीं ने इंट्रोड्यूस की थी। ये क्या होती है वो मैं इकोलॉजी में पढ़ाऊंगी आपको। किंगडम कौन से थे? सबसे पहले थे हमारा मोनेरा,
प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। लेकिन आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले डिस्कवर्ड कौन सा हुआ था, तो डिस्कवर्ड हुआ था प्रोटिस्टा। लेकिन अगर पूछे कि 5 किंगडम में सबसे पहले कौन सा प्लेस किया जाता है, तो सबसे पहले प्लेस किया जाता है मोनेरा। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना है। तो उन्होंने क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस डिस्क्राइब किया, सेल टाइप। अब देखिए सेल टाइप, मोनेरा में उन्होंने सारे प्रोकैरियोटिक को मोनेरा में रख दिया। सारे जो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवलप नहीं होते वो प्रोकैरियोटिक है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन, कैरियोटिक मीन्स कैरियन, कैरियन मतलब वर्ड होता है मतलब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। उन्होंने सब प्रोकैरियोटिक को मोनेरा में रख दिया और सारे यूकैरियोटिक को बाकी और कैटेगरीज में रख दिया। सेल वॉल की प्रेजेंस देखी जाए तो मोनेरा में नॉन सेलुलर्स की होती है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की होती है। प्रोटिस्टा में किसी में पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती सेल वॉल। फंगस में हमारी सेल वॉल होती है काइटिन की, और प्लांट में हमारी सेलुलोज की। एनिमल में हमारी एब्सेंट होती है। तो हमें पता है हमारे अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, वरना हम भी एकदम रिजिड हो जाते, पौधे की तरह एकदम खड़े रह जाते एक ही जगह। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की जाए तो देखो प्रोकैरियोटिक है, क्या बताया, प्रिमिटिव कैरियन है, मतलब कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होगी, बाकी सब में यूकैरियोटिक है तो बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। आपको ऐसे याद रखना है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखे जाए तो ये क्या होता है, मोनेरा हमारा यूनिसेलुलर, केवल एक सिंगल सेल का बना होता है। आप अगर बैक्टीरिया वगैरह याद रखेंगे कि मोनेरा में बैक्टीरिया बिलोंग करता है तो आपको याद रखने में आसानी होगी। बैक्टीरिया क्या ऐसे बनाएंगे कभी, बैक्टीरिया में सिंपल सेल, एक सिंगल सेल बना सकते हैं। प्रोकैरियोटिक भी हमारा सेलुलर होता है, ये भी यूनिसेलुलर होता है। बाकी हमारा सारे मल्टी सेलुलर होती है। फंगाई लूज टिश्यू का बना होता है, इसमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे कि स्टेम है प्लांट में, स्टेम होता है, रूट होता है, लीव्स होती है, क्या है ये ऑर्गन्स हैं। जैसे कि क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन पूछा है तो क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कौन सा हो गया, लीव्स है जो फोटोसिंथेसिस करता है। रूट हमारा सपोर्टिंग ऑर्गन है, ये न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है, सपोर्ट देता है प्लांट को। स्टेम है, ये भी हमारा ऑर्गन है। तो इसमें ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पाया जाता है प्लांट में। एनिमल में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, जैसे कि हमें पता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। एनिमल में ऑर्गन सिस्टम तक पाया जाता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये बहुत ही हमारा वैसा है, फैला हुआ है, क्योंकि मोनेरा में देखा जाए तो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं, मतलब खुद का खाना भी बना सकते हैं और दूसरे पे डिपेंडेंट भी रहते हैं फूड के लिए। ऑटोट्रॉफ्स में देखा जाए तो ऑटोट्रॉफ्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, कीमो ऑटोट्रॉफ्स और फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ये मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कि क्या होता है इसको जब हम मोनेरा एक्सप्लेन करेंगे। बस इतना समझ लीजिए, ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाती है। हेटेरोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। सेप्रोफिटिक हो सकते हैं जो कि डेड एंड डिके पे डिपेंडेंट है, और पैरासिटिक हो सकते हैं जो लिविंग पे डिपेंडेंट है, ओके। लेकिन अगर देखा जाए तो हेटेरोट्रॉफ्स जो है उनका अमाउंट, उनका नंबर ज़्यादा पाया जाता है मोनेरा में। ऑटोट्रॉफ्स की कमी है और हेटेरोट्रॉफ्स ज़्यादा पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा में हमारे ऑटोट्रॉफ्स पाए जाते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी पाए जाते हैं हमारे। फंजाई हमारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं एक्सक्लूसिवली, उसमें भी सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब कि वो डेड एंड डिके पे मिलते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर आपने खाना बाहर ऐसे रख के छोड़ दिया तो उसे फफूंदी लग जाती है। तो फफूंदी क्या है, फफूंदी एक तरह की फंगस है, ओके। पैरासिटिक भी होते हैं। कभी कभी देखिए आप प्लांट में, कभी आपने सुना होगा पक्सीनिया रस्ट डिजीज लग जाती है, जो प्लांट में धब्बे हो जाते हैं लाल लाल से, उनको रस्ट कहते हैं। ये सब क्या है, पैरासिटिक है। और हमारे ह्यूमन के ऊपर भी हमारे हो जाते हैं, दांत खाज खुजली जो होता है, किसकी वजह से होता है दांत खाज खुजली, ये सब फंगस की वजह से होता है, ओके। तो ये पैरासिटिक भी हैं और सेप्रोफिटिक भी हैं। प्लांट क्या होते हैं, प्लांट हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये आपको याद रखना है। प्लांट हमारे सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। एनिमल हमारे सारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब खाना पूरा निगल लेते हैं, उसके बाद उसको न्यूट्रिएंट्स उसमें से एब्जॉर्ब करते हैं। सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब डेड एंड डिके पे ग्रो करते हैं कुछ एनिमल्स, ओके राइट। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर 3 डोमेन या फिर 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, राइट। किसने दिया था, कार्ल वूस ने 1990 में, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले टर्म यूज़ किया था डोमेन। तो क्वेश्चन है कि हु कॉइन्ड द टर्म डोमेन, तो ये आपको याद रखना है, कार्ल वूस ने किया था, ठीक है, ओके। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बेसिकली आपको पता है हमारा मोनेरा, देखिए मैं डिटेल में बताती हूँ इसके, ओके। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजा, एल्गी। और उन्होंने मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया था। एक था यू बैक्टीरिया, एक था आर्किया। यू बैक्टीरिया, यू वर्ड जहाँ भी आए, यू वर्ड जहाँ भी लिखा हो उसका मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। और एक था आर्की बैक्टीरिया। ये आर्की बैक्टीरिया क्या होती है, ये उस टाइप की बैक्टीरिया होती है जो बहुत ही क्या कहते हैं, एक्सट्रीम जगह पे पाए जाते हैं। बहुत ही सॉल्ट एरिया हो, हेलोफिल्स कहते हैं उनको, या बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, वहाँ मिलते हैं आर्की बैक्टीरिया। वो मैं आर्की बैक्टीरिया को आपको डिटेल में बताऊंगी। बाकी उन्होंने सब कुछ सेम रखा। उन्होंने बस क्या किया, मोनेरा को हमारा 2 में डिवाइड कर दिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। तो अगर क्वेश्चन है कि 3 डोमेन कौन से हैं, तो 3 डोमेन है हमारे, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ये 3 डोमेन्स आपको याद रखने हैं, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्की बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, ठीक है।
अब क्वेश्चन आता है यूकैरिया जो है हमारा, यूकैरिया उसमें कितने किंगडम पाए जाते हैं यूकैरिया में। तो यूकैरिया आपको याद रखें 4 किंगडम पाए जाते हैं। एक है हमारा प्रोटोस्टा, दूसरा है प्लांटी, तीसरा है फंगस, फिर है एनिमल। ये आपको बेसिक जो हमारे थे वो याद रखने हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगस और एनिमल। ठीक है, एक्चुअली फंगस बाद में लिखा जाता है क्योंकि प्लांट और एनिमल के बीच की लिंक होती है फंगस। प्लांट जैसा क्या कैरेक्टर है उसमें, प्लांट में भी सेल वॉल होती है, फंगस में भी सेल वॉल होती है, तो ये एक जैसा हो गया। फंगस और एनिमल में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए, ये भी दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए। ठीक है, एनीवेज तो आपको क्या रखना है, 3 डोमेन कौन से हैं, यूकैरिया जिसमें हमारे 4 किंगडम आ जाते हैं, बैक्टीरिया और फिर आर्किया, ये हमारा 3 डोमेन। तो उन्होंने जो डिवाइड किया, किस बेसिस पे उन्होंने डिवाइड कर दिया मोनेरा को 2 में, उन्होंने 16S RNA जीन की सीक्वेंसिंग के बेसिस पे उन्होंने मोनेरा को स्प्लिट कर दिया आर्किया और यू बैक्टीरिया में। अब क्या होता है 16S RNA जीन, अब समझिए। तो बेसिकली आपको राइबोसोम पता है, राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री जो कि प्रोटीन बनाती है। व्हाई इज इट मूविंग, ओके, प्रोटीन फैक्ट्री जो प्रोटीन बनाती है वो कैसी होती है, वो 2 सब यूनिट की मिलकर बनी होती है। एक बड़ा सब यूनिट होता है, एक छोटा सब यूनिट होता है, उसके बीच में से हमारा mRNA ऐसे जाता है। ठीक है, mRNA जाएगा, इसको रीड करेगा और ये हमारे प्रोटीन बनती रहेगी, अमीनो एसिड ऐड होता रहेगा, ये हमारा प्रोटीन बनता रहेगा ऊपर से। ठीक है, ऐसे होता है, ऐसा कुछ दिखता है राइबोसोम। एक बड़ी सब यूनिट होती है, एक छोटी सब यूनिट होती है। तो बड़ी सब यूनिट हमारी राइबोसोम बना किसका होता है, राइबोसोम बना होता है बेसिकली rRNA का और प्रोटीन का। प्रोटीन और rRNA, राइबोसोम RNA मिलके क्या बनाता है, राइबोसोम, राइबोसोमल RNA, R फॉर राइबोसोम, राइबोसोमल RNA और प्रोटीन क्या बनाता है मिलके, राइबोसोम। ओके, राइबोसोम की 2 यूनिट हो गई। 2 यूनिट में हमारी प्रोकैरियोटिक की किसी और तरीके की होती है और यूकैरियोटिक की अलग टाइप की होती है। प्रोकैरियोटिक में केवल स्मॉल यूनिट की बात कर रही हूँ, प्रोकैरियोटिक में स्मॉल यूनिट होती है 30S की और यूकैरियोटिक में होती है हमारी 40S की। ओके, केवल स्मॉल की बात हो रही है यहाँ पे। 30S की जो बनी होती है वो जैसे मैंने बताया है राइबोसोम rRNA और प्रोटीन का बना होता है। तो 30S भी बनी होती है हमारी 16S की और यूकैरियोटिक की बनी होती है 18S की। एस क्या है, एस मतलब सेवेडवर्ग यूनिट है, जो कि मतलब अगर सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो उसमें क्या वैल्यू आती है उसको हम पीछे यूनिट लिखते हैं, वो आपको अभी इसमें डिटेल में नहीं जाना है, जब सेल चैप्टर पढ़ाऊंगी तब उसमें बताऊंगी क्या होता है सेवेडवर्ग यूनिट। एनीवे तो 60S है, 18S है। तो प्रोकैरियोटिक में आर्किया है, हमारा बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया है और आर्किया है, दोनों के अंदर 16S होती है और यूकैरियोटिक में 18S होती है। तो जो हमारे जो थे ये साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी जीन का देखा। अब पता है जीन किसके बने होते हैं, कोड होते हैं ATGCTA, ऐसे कोड्स हो जाते हैं। तो अगर मैंने इसके बैक्टीरिया कोड लिखे ATGC, राइट, और यूनिट है तो यू लिखेंगे कि RNA है। एनीवेज तो इसके कोड देखे AGGG, और जब इन्हें यूकैरियोटिक कोड देखे तो उसके भी कैसे थे AGG। ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं थे, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ओह माय गॉड, सब चला गया, राइट। तो जब उन्होंने इसकी स्टडी की कोड्स की, तब देखा कि जो जो कोड्स हैं वो यूकैरियोटिक और आर्किया के बहुत सेम मिल रहे हैं। एग्जैक्ट ये कोड नहीं मिले थे, तो बेसिकली मैं बता रही हूँ, ये तो मैंने थ्योरेटिकल से दिया है, लेकिन जो भी कोड्स थे जो आर्किया और यूकैरियोटिक के हैं वो काफ़ी सिमिलर थे एक दूसरे से। इवन दो इसमें 16S वो था हमारा यूनिट थी, फिर भी आर्किया और यूकैरियोटिक के कोड्स बहुत सिमिलर मिल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये बैक्टीरिया जैसा नहीं है आर्किया, ये मोस्टली यूकैरियोटिक जैसा है, लेकिन यूकैरियोटिक भी नहीं है। सिंस क्यों, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो इसको इसलिए उन्होंने अलग कैटेगरी में रख दिया। बैक्टीरिया से भी कुछ सिमिलरिटी थी इसकी कि ये प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक से भी बहुत सी सिमिलरिटीज़ मिल रही थी, उनके जीन्स थे जो वो यूकैरियोटिक से मिल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया इसको, ओके, तो उन्होंने क्या किया इसको मोनेरा को 2 में स्प्लिट कर दिया, यूकैरियोटिक एक बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में, एक आर्की बैक्टीरिया में। ठीक है, क्योंकि ना वो आर्किया का ना बैक्टीरिया से बिल्कुल मैच खा रहा था, ना यूकैरियोटिक से मैच खा रहा था कंप्लीट, कुछ कुछ सिमिलरिटी दोनों के साथ थी। लेकिन आपको डिफरेंस कैसे याद रखना है कि उन्होंने किस पे स्टडी की थी, कार्बूस ने 16S RNA पे, राइबोसोम की जो 16S यूनिट होती है उस पर उन्होंने स्टडी की थी, उस बेसिस पे उन्होंने इसको डिवाइड किया था। ओके, जैसे कि मैं बताऊँ अगर इवोल्यूशन हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा, ये फाइलोजेनेटिक ट्री होता है, जो मैंने अभी तो फाइलोजेनेटिक बात कर रही थी, वो ऐसे बनता है फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन के बेसिस पे। तो जो कॉमन एंसेस्टर है इसको कहते हैं LUCU, लुका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, लुका ए होगा, LUCA, लुका। तो ये था सबसे पहले हमारा बैक्टीरिया के लिए स्प्लिट हो गया अलग,
फिर उसके बाद हमारा आर्किया के लिए स्प्लिट हो गया, फिर हमारा यूकैरियोटिक के लिए स्प्लिट हो गया। तो ये सब में डिफरेंस पाया जाता था। तो ये आपको याद रखना है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आपको, किस बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया, कौन कौन से डोमेन्स थे और कौन कौन से किंगडम थे डोमेन में, यूकैरियोट में कौन कौन से थे, ये आपको याद रखना है, ये 4 थे। ओके, और क्या याद रखना है कि डोमेन, जो डोमेन है उन्होंने कॉइन किया था टर्म, वो किंगडम से बड़ा होता है। डोमेन क्या होता है, किंगडम से बड़ा होता है। डोमेन पहले लिखा जाता है, उसके बाद किंगडम आता है, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, फाइलम आता है। ठीक है, तो डोमेन हमारा किंगडम से बड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। ये 2-3 चीज़ें इसमें से केवल आपको याद रखनी है। ओके, ऑलराइट। अब नेक्स्ट क्या है, इसका मैंने समरी यहाँ दे दिया है आपको। सबसे पहले सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ जो लिनियस ने किया प्लांटिया एनिमेलिया में। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ अर्नेस्ट हकल ने किया प्रोटिस्टा प्लांटिया एनिमेलिया में। ये एंड नहीं होना चाहिए, एक ही सेंटेंस का नाम है अर्नेस्ट हकल। एनीवेज, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ जो कोपलैंड ने किया मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमल और प्लांटी में। फिर उसका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो वेटेकर ने किया, इसका केवल आपको ईयर याद रखना है 1969, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल। फिर उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कि डोमेन 3 डोमेन में क्लासीफाई किया गया और किंगडम कितने 6 किंगडम में क्लासीफाई किया गया। ये आपको ये समझी है, ऐसे याद रख लेना है। एनीवे, फिर नेक्स्ट क्या है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। आज के लिए इतना ही। बाकी जो हमारा जो नेक्स्ट होगा, मोनेरा नेक्स्ट जो पढ़ाऊंगी, उसके बाद प्रोटोजुआ प्रोटिस्टा, ये नेक्स्ट क्लास में ये दोनों पढ़ाऊंगी मैं। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हु वॉज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी अमंग द फॉलोइंग, इनमें से टेक्सोनॉमी के फादर कौन थे, ये आप मुझे बताइए। आप पॉज कर लीजिए, आंसर दीजिए। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन थे बेटा, लीनियस थे। ओके, कार्लस लीनियस, जिनको क्या कहते हैं बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर भी इन्हें दिया था। तो ये आपको याद रखने हैं कि किसने क्या क्या डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, जो भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिटेल है, ये एक्चुअली क्वेश्चन बेटा नीट में आया है। नीट का रीसेंट क्वेश्चन है, आई थिंक 2024 का या 23 का ये रीसेंट क्वेश्चन है। ये आप बताइए मुझे। ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट अ किंगडम प्रपोज बाय वेटेकर। इन्हें किंगडम का नाम नहीं दिया है, इन्हें किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक दे दिए हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है उस बेसिस पे इनको अरेंज कीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले छोटा वाला, सबसे कम इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद सबसे बड़ा, सबकी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किसकी है, ऐसे आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो हम रीड करते हैं क्या क्या है। मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफ्स, मल्टी सेलुलर है, हेटरोट्रॉफ्स है विद सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। कौन थे, ये हमारी फंगस। मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफ, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। ओके, नेक्स्ट है हमारा हेटरोट्रॉफ्स विद टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑर्गन सिस्टम आया तो मतलब एनिमल की बात कर रहे हैं, ठीक है, फंगस एनिमल हो गया। फिर प्रोकैरियोटिक विद सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमाइनो एसिड। तो कौन से हमारे प्रोकैरियोटिक, जो सेल वॉल है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक तो आपको पता है ये केवल एक ही हमारा मोनेरा। ओके, प्रोकैरियोटिक से मोनेरा में आ जाते हैं, क्योंकि हमें केवल वेटेकर की बात कर रहे हैं, 6 किंगडम वाले पे नहीं जाना आपको, तो उसमें केवल मोनेरा है। फिर है हमें यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स विद टिश्यू ऑर्गन लेवल बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये हमारे प्लांट की बात कर रहे हैं। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे सिंपल कौन सा होगा, सबसे सिंपल हमारा मोनेरा होगा, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। तो सी सबसे पहले होगा। सी अगर पहले हुआ तो ये दोनों एलिमिनेट कर दिए जाएंगे ये। फिर उसके बाद होगा हमारा मोनेरा के बाद आता है प्रोटिस्टा, ये प्लांट है तो प्रोटिस्टा कहाँ है, हाँ यूकैरियोटिक सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने मिस कर दिया। यूकैरियोटिक है और उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी, सेलुलर, मतलब यूनिसेलुलर है यूकैरियोट, ये हमारे प्रोटिस्टा होंगे। फिर सी के बाद ई आएगा, ये दोनों सही है। फिर उसके बाद क्या है हमारा, फिर उसके बाद क्या है हमारा फंगस आएगा, ठीक है, फंगस, क्योंकि केवल टिश्यू के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की तो फंगस हमारा लीस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आएगा, फंगस आएगा, क्योंकि इसमें टिश्यूज लेवल ही पाया जाता है केवल। फिर फंगस है मतलब ए, दोनों सही है। फिर डी और बी में देखने हैं तो कौन सा सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एनिमल सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। और प्लांट में केवल क्या पाया जाता है बेटा, हमारा ऑर्गन पाया जाता है, स्टेम ऑर्गन हुआ, रूट ऑर्गन हुआ, लीव्स ऑर्गन हुआ, तो ऑर्गन पाया जाता है। तो हमारा सबसे कौन सा कम होगा, डी, डी पहले आएगा और उसके बाद बी। तो आंसर हमारा हो गया डी, डी ऑप्शन है हमारा आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। प्रोकैरियोटिक किस किंगडम में बिलोंग करते हैं, पॉज करके आंसर दीजिए। प्रोकैरियोटिक हमारे बिलोंग करते हैं बेटा, सारे प्रोकैरियोटिक हमें मोनेरा में बिलोंग करते हैं, प्रोटिस्टा में नहीं करते,
प्रोटोजोआ में बेसिडोमाइसीटीज क्या, ये फंगस की फाइलम है, ये मैं आपको फंगस पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो ये फंगस है, तो इसमें प्रोकैरियोटिक नहीं बिलोंग करते। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं? अब पॉज करके आप आंसर दीजिए, मैं आपको समझाती हूँ। ओके, तो कौन कौन से? मोनेरा में होता है, राइट, सॉरी, मोनेरा होता है, करेक्ट। प्रोटिस्टा होता है, करेक्ट। एनिमल्स होता है, करेक्ट। प्लांटी होता है, करेक्ट। एल्गी, एल्गी नहीं होता है, एल्गी प्लांटी के अंदर ही पाया जाता है। फिर दूसरा मोनेरा होता है, करेक्ट। प्रोटिस्टा होता है, करेक्ट। फंगस होता है, करेक्ट। एनिमल होता है, करेक्ट। प्लांट होता है, करेक्ट, सही है। वायरस, वायरस नहीं होता क्योंकि वायरस ए सेलुलर है, ये अलग पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक है, इसमें मोनेरा की जगह प्रोकैरियोटिक लिया, ठीक है, लेकिन ये गलत है क्योंकि वायरस नहीं होता। एल्गी, एल्गी को फिर अलग कर दिया इन्होंने, ब्रायोफाइट को भी अलग कर दिया। एल्गी, बैरोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये किस में होते हैं? ये सारे हमारे होते हैं हमारे प्लांट में, ठीक है। ये मैं आपको प्लांट ही बताऊंगी उसका क्लासिफिकेशन, तब देखेंगे हम उसको। फिर है विच ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज बीन गिवन बाय विटेकर। विटेकर ने कौन सा दिया था? विटेकर ने हमारा दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ, ये एक्चुअली जो मैंने इनकी समरी लिख दी है कि कौन का कौन सा फादर है। फादर बायोलॉजी किसे कहते हैं, फादर जूलॉजी किसे कहते हैं, फादर बॉटनी किसे कहते हैं, इकोलॉजी के फादर कौन है, ये सब मैंने एक समरी लिख दी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अगर याद करना हो तो। और इंडिया में कौन से हैं कि इंडियन इकोलॉजी के फादर आए तो क्या, ये क्वेश्चन बहुत आता है। इंडियन इकोलॉजी फादर रामदेव मिश्रा, ये बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये वाला आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप ये एक आवाज़ रोज अगर हर दिन आप केवल इसको एक बार रीड कर लेंगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मोनेरा और प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। थैंक यू।